होगी। 1 अप्रैल 20 की रिटर्न ऑन वैल्यू चेंज होगी। उसके लिए आपको, और ये डेप्रिसिएशन जो है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला सिर्फ वो चेंज होगा। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन कोई अनअब्जॉर्ब्ड आपका चल रहा है उसको आपको ऐड बैक करना है 1 अप्रैल 20 की रिटर्न ऑन वैल्यू में, अगर एसएससी 115 बीएसी अडॉप्ट कर रहा है तो। यहाँ भी वही दिक्कत आएगी जो मैं पहले बोल रहा था कि वो एसएससी तो ऑप्ट करेगा 1 महीने बाद और रिपोर्ट में आज लिखना है। अब इसके लिए तरीका वही है कि एसएससी से ले लिया जाए कि भाई आप फाइल कर रहे हो या फाइल करवा दिया जाए ऑडिट रिपोर्ट से पहले, तो हम ये सारे एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे, नहीं तो रिपोर्ट हो जाएगी गलत। दूसरा सर जो अमेंडमेंट इन्होंने किया है वो गुडविल से रिलेटेड किया है। इस साल क्या हुआ, गुडविल डेप्रिसिएबल है या नहीं इस पर डिस्प्यूट था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने स्मिथ सिक्योरिटी के केस में गुडविल को डेप्रिसिएबल बता दिया, तो सारे लोग गुडविल पे डेप्रिसिएशन लेने लग गए। इस साल गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से गुडविल पे डेप्रिसिएशन हटा दिया 1 अप्रैल 20 से। तो करंट ईयर में अगर आपने 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 के बीच में कोई गुडविल परचेज कर ली थी और उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया था तो वो रिवर्स करना है, सबको करना है। ये फाइनेंस एक्ट 2021 से आया। इससे रिलेटेड इस फाइनेंस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। 50B में हुआ है, स्लम सेल में हुआ है, उसमें 50 में हुआ है, और ये 53(6) में हुआ है, 32 में हुआ है। बहुत लंबे अमेंडमेंट्स हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा अमेंडमेंट ये है कि अगर कोई गुडविल और बिजनेस ऑफ प्रोफेशन है तो आपको ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू भी चेंज करनी है। इसके स्टेप्स क्या हैं, बड़े लंबे स्टेप्स हैं। सबसे पहले WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट एज ऑन 1/4/19 निकालिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो 2019-20 में अलाउ कर दिया वो उसमें से डिडक्ट कीजिए। उसके बाद जो एसेट खरीदी गई 2019-20 में अदर देन गुडविल वो ऐड कीजिए। जो एसेट बेची गई इंक्लूडिंग गुडविल उसकी वैल्यू लेस कीजिए। उसके बाद जो गुडविल पे डेप्रिसिएशन आज तक आपने लिया हुआ है वो सारा रिड्यूस कीजिए, तो आपकी WDV आएगी। और ये WDV क्लॉज 18 के CB में आपको रिपोर्ट करनी है। एडजस्टमेंट जो गुडविल की वजह से हो रहा है वो आपको बताना है फिगर। तो अगर कोई गुडविल कहीं पर है, ये मेट्रो सिटीज में ज़्यादा होगी, हमारे इधर तो कम होगी, लेकिन अगर है तो ये सारी एक्सरसाइज अपने को करनी है। अगला अमेंडमेंट है क्लॉज 32, लॉस की रिपोर्टिंग जो है। इसमें अपने को जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी अलाउंसेस हैं 115BAA, 115BAC, 115BAD में जो नॉट अलाउड हैं वो रिपोर्ट करने हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो विड्रॉल है 115BAC 115BAD की वजह से वो रिपोर्ट करना है। और अमाउंट एज असेस्ड जो भी लॉस है, अगर आपने असेसमेंट के खिलाफ अपील फाइल नहीं करी है तो साफ लिख दिया है कि जो असेसमेंट में हो गया है डेप्रिसिएशन आपका वही आपको लिखना है ऑडिट रिपोर्ट में। तो आपको असेसमेंट ऑर्डर भी देखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू 115BAC। 115BAC जैसा हम जानते हैं स्पेशल टैक्स रेजिम है इंडिविजुअल और HUF के लिए। तो इसमें यह है कि कोई भी लॉस और डेप्रिसिएशन स्पेसिफाइड सेक्शन से रिलेटेड अगर है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और वो आपको कैरी फॉरवर्ड बंद हो जाएगा। कौन से सेक्शन हैं? चैप्टर 6A वाले सेक्शन सारे, सिर्फ 80JJAA और 80CCD2 को छोड़ के, जो एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन है वो और न्यू एम्प्लॉयमेंट वाला, दो को छोड़ के सारे चैप्टर 6A के डिडक्शन से रिलेटेड जितना भी लॉस, जितना भी डेप्रिसिएशन आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा इस साल जैसे ही आप 115BAC अडॉप्ट करेंगे। सेकंड चीज, एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई लॉस है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस से रिलेटेड कोई लॉस है, 35AD से रिलेटेड कोई लॉस है, वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। इसी तरह से इनका अनदर डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा इन चीजों से रिलेटेड जो भी है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर अनदर पड़ा तो वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वैसे तो वो एडजस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम से एडजस्ट होगा, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड अब नहीं होगा अगर आप 115BAC अडॉप्ट कर लेंगे तो। हाउस प्रॉपर्टी का अगर लेट आउट प्रॉपर्टी का कोई लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है लेकिन वो एडजस्ट नहीं होगा किसी दूसरी इनकम से।
तो ये सारा आपको जितना भी एडजस्टमेंट है, जो भी चैप्टर 6A के डिडक्शन से रिलेटेड है, ये सारी 115 BAC अगर कोई क्लाइंट अडॉप्ट कर रहा है तो हमें पिछले सालों में जाना पड़ेगा और इन चैप्टर के डिडक्शन से रिलेटेड जो भी अमाउंट निकलेगा लॉस का और डेप्रिसिएशन का, वो सारा हमें निकालना पड़ेगा और वो सेक्शन क्लॉज 32 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। सिमिलर 115BAA वाला जो 22% वाला है इन कंपनी के लिए, उसमें भी सिमिलर एक्सरसाइज आप हमको करनी है। वहाँ भी यही डिडक्शंस करीब करीब बैन है, सिवाय वहाँ जो है 80M वाला और मिल जाता है। बाकी सारे डिडक्शन चैप्टर 6A वाले और सबको अदर इनकम, वहाँ पे तो इनकम वाले हैं जो 80 HSC 80 TT वाले हैं, वहाँ भी यही एक्सरसाइज हमें करनी है। क्लॉज 36 जो था वो ओमिट कर दिया गया क्योंकि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से रिलेटेड था, तो उसकी जरूरत भी नहीं है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 1 अप्रैल 20 से हट गया है, तो उसको ओमिट कर दिया है गवर्नमेंट ने। क्लॉज 30C और 44, जो क्लॉज 30C है आपका, जो ये उससे रिलेटेड है, ये आपका एक क्या है, एक सेकेंड, यस सर, ये डेफरमेंट ऑफ रिपोर्टिंग। यस सर, एक सेकेंड, ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल से रिलेटेड जो रिपोर्टिंग है क्लॉज 30C में, और क्लॉज 44 जो आपका GST वाली रिपोर्टिंग है, जिस भी दिन आएगी ये एक टैक्स ऑडिट अपने आप में एक नई ऑडिट बन जाएगी, क्योंकि वो उसमें इतना चीज़ें पूछी हैं, परचेज से रिलेटेड GST कितना है और सेल्स से रिलेटेड कितना है, तो पूरी GST की ऑडिट वहाँ घुस जाएगी। अभी इन्होंने डेफर कर दिया है 31/3/2022 तक। लगता है इसको हटाने के मूड में तो गवर्नमेंट नहीं है, ये रिपोर्टिंग रहने वाली है। कुछ दूसरी बातें कर लेते हैं छोटी मोटी। एक तो अपनी रिपोर्टिंग किस क्लॉज में कर रहे हैं, इस पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इंस्टीट्यूट की कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया है, गवर्नमेंट ने उनको रिपोर्ट किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रॉपर क्लॉज सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्लॉज जितना भी दिया हुआ उसमें हमको देख करके सेलेक्ट करना है कि कौन से क्लॉज में हम ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं। कंपनी के केस में केवल थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 44AB वाली ही सिलेक्शन करनी है, बाकी कोई उसमें कंपनी में लागू नहीं होती है, ये हमें ध्यान रखना है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आप जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं, जनरली लोग क्या करते हैं, नोट्स ऑन अकाउंट्स में लगा देते हैं, ये गलत है। 3CB में भी कॉलम दिया हुआ है, 3CD में भी आपको कॉलम्स दिए हुए हैं, वहीं पे सारी रिपोर्टिंग करें, क्वालिफिकेशंस वहीं पे बताएं। 11A में एक दिक्कत आ रही है, इंस्टीट्यूट के पास आया है कि आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल नहीं देते हैं। अगर बिजनेस है तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेस्क्राइब ही नहीं है, स्पेसिफिक प्रोफेशन के केस में प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन वो दूसरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन पूछता है वहाँ आपको सारी बुक्स बतानी है जो आपने देखी है, रिपोर्ट वाउचर्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स देखे सब वहाँ लिखे हैं। 145A का जो है, हमारे यहाँ सब लोग एक्सक्लूसिव मेथड पे चलते हैं, और इस पे जो क्वेरी है उसमें जनरली लोग बाग नो कर देते हैं, वेदर देयर इज एनी डेविएशन फ्रॉम द 145A। नो इज नॉट द करेक्ट आंसर, वो यस है क्योंकि वो एक्सक्लूसिव कर रहा है और सेक्शन आपको कह रहा है इंक्लूसिव पे चलना है। तो आप एक्सक्लूसिव पे कर रहे हैं तो करें आप, लेकिन वहाँ पे यस करें और इफेक्ट ऑन प्रॉफिट नील लिखें। और इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेशन है कि आप एक रिकंसिलेशन शीट बना के अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ में लगाएं, और नहीं तो फाइल में रखें। 20B एक PF और ESI वाला, इसका बहुत बड़ा अमेंडमेंट इस साल आ भी गया है। अब इस साल गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि अगर 15 तारीख के बाद आपने कोई PF ESI रेमिट किया तो एम्प्लॉयज़ का जो शेयर है वो डिडक्ट नहीं होगा, उसको इनकम मान लेंगे। वो पहले भी इनकम मानते थे लेकिन डिडक्शन दिया हुआ था, अब वो डिडक्शन डिनाई कर दिया है। 36(1)BA में अमेंडमेंट कर दिया है, 43B में भी कर दिया है। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस साल से ये हमारा ये डिसअलाउंस होके रहेगा, लेकिन इसमें आप ध्यान रखें कि सारी डेट्स दें। दूसरी चीज़, केवल एम्प्लॉय का शेयर रिपोर्ट करें। पहले हमारे पास बहुत क्वेरीज आई कि साहब पूरा अमाउंट जोड़ के भेज दिया, तो मैंने कहा आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्या किया था, कि वहाँ तो पूरा भर दिया बच्चों ने, तो पूरा भर दिया एम्प्लॉय का शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर, तो पूरा ही डिसअलाउ करेगा सिस्टम। तो एम्प्लॉयर का शेयर यहाँ रिपोर्ट नहीं करना है। एम्प्लॉयर का शेयर वैसे भी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक अगर भेज देते हैं तो अलाउड है 43B में, अब अभी भी अलाउड है। लेकिन इस साल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट लेके आ गई है। इस साल अगर आपका 15 का 16 हो गया PF ESI का, तो वो पूरा का पूरा आपकी इनकम में ऐड होगा, उसका कोई गवर्नमेंट ने रेमेडी नहीं रखा है।
तो ये ध्यान रखना है अपने को, सारे क्लाइंट्स को सेंसिटाइज करना है कि पीएफ ईएसआई जहाँ भी कट रहा है वो मंथ एंड के 15 दिन के अंदर रेमिट हो ही जाना चाहिए हर हाल में। एक भी दिन का डिले आपको इनकम बढ़ा देगा और उसके कोई अब रेमेडी नहीं है, कहीं जीतने वाले नहीं है। एक क्लॉज 27A में जो है आईटीसी की डिटेल पूछता है, जो नोटिफाइड फॉर्म है उसमें सिर्फ आपको पूछता है वो जो है सैनवेट क्रेडिट के बारे में। यूटिलिटी वाले जो आजकल पोर्टल खुद भगवान हो गए हैं, खुद ही अपने हिसाब से फॉर्म चेंज कर लेते हैं, उन्होंने उसमें जीएसटी की भी डाल दी है। यहाँ बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं कि सर जीएसटी का देना है कि नहीं देना है। देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो फॉर्म 3CD में बाहर डिस्क्लोजर में डाल दें कि हमने ये नहीं दिया है क्योंकि नोटिफाइड फॉर्म से यूटिलिटी वेरी करती है। वी डोंट एग्री विद द यूटिलिटी, हम तो नोटिफाइड फॉर्म से चलेंगे। और नोटिफाइड फॉर्म में सैनवेट का पूछा है, सैनवेट की कोई डिटेल हमारे केस में है नहीं। इनपुट जीएसटी का हम डिटेल यहाँ नहीं देंगे। कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। एक तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जरूर लें, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन लेटर जरूर लें, पार्टनरशिप डीड की कॉपी आपकी फाइल में होनी चाहिए। पर्सनल एक्सपेंसेस कोई डेबिट नहीं हुए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई डेबिट नहीं हुआ है, इसका सर्टिफिकेट लें। फिक्स्ड एसेट्स की डेट ऑफ एक्विजिशन, पुट टू यूज और इनवॉइस की कॉपी, फोटोकॉपी, लिस्ट ऑफ रिलेटिव, एम्प्लॉयज पीएफ की पूरी डिटेल, कैश पेमेंट का सर्टिफिकेट 10,000 वाला और बोरोइंग्स और रिपेमेंट का सर्टिफिकेट 20,000 वाला, इतना तो जरूर करें। एक क्लॉज 22 में एमएसएमई का डिटेल वो पूछता है, उसका डिस्क्लेमर जरूर डालें फॉर्म 3CD में। आप ये लिखें कि साहब जो है कि एमएसएमई की डिटेल एसएससी के पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो भी वो डिसअलाउंस एमएसएमई एक्ट वाले हैं उसको कंप्यूट नहीं किया जा सकता है, एसएससी के पास कोई डिटेल नहीं है। ये जरूर लिखें क्योंकि एमएसएमई पे गवर्नमेंट का स्ट्रेस है और क्लॉज 22 में स्पेसिफिक क्वेरी है। सर एक इमीडिएट क्वेश्चन है, एक इमीडिएट क्वेश्चन उसको मैं लूंगा हाथों हाथ। हाँ सर। सर कोरोना के टाइम पे सैलरी टाइम से नहीं दे पा रहे हैं तो पीएफ जमा कैसे करा पाएंगे? अब वो तो सर इनकम में ऐड करते हैं। तो बड़ा संकट है सर, कोरोना टाइम से लोगों की हालत जो होती है बड़ा संकट है सर इसका। तो सर मैं स्टार्टिंग में कहा था मैंने कि इस टाइम जो है ना वो पेनल्टी या और कुछ चीज लग रही है उसकी टेंशन बाद में करनी है, पहले टेंशन जीवन की करनी है। जीवन रहेगा सब कुछ रहेगा और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये चीजें चेंज होगी सर, डोंट वरी। ये जो डेट्स पढ़ने की कहानी आ रही है अभिषेक जी, मेरा पूरा मानना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है देर सवेर, लेकिन गवर्नमेंट जागेगी क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा ध्यान अभी लगा हुआ है ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर के ऊपर। नहीं सर ऐसा नहीं है, उन्होंने आज अपनी सारी डेट बढ़ा ली है सर। वही बढ़ेगी सर, ये भी बढ़ेगी सर, बढ़ेगी सर, पक्का बढ़ेगी सर। मेरा इसमें एक रिक्वेस्ट और है, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम खुद ट्वीट कर रहे हैं, हमारे पास में 100-200 क्लाइंट है, हम उन सबको ही बोले कि भैया ट्वीट गवर्नमेंट को आप भी करो। ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम थोड़ी ट्वीट करने का, जो हमारे सर एक्चुअली क्या है मनोज सर, अब जीएसटी की डेट गई, पेमेंट करवा लिया, अब बस अभी अप्रैल में करवा लेंगे, फिर बाद में बढ़ा देंगे इनको पेमेंट। टैक्स बढ़वाएंगे सर, सब जगह यही हो रहा है। और पेमेंट करवा लेंगे। 400 सीएम लोग अवेलेबल है सर, एक सी के बाद तो 200-250 300 क्लाइंट है। यदि हम क्लाइंट को बोले कि भैया एक मेल आप भी लिखो, एक ट्वीट आप भी करो, एक फेसबुक के आप भी लिखो, तो शायद वो संख्याएं बहुत मल्टीपल होगी सर इंस्टीट्यूट ऑफ अस। क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज ये क्या हो रहा है सर, जो बाकी इंस्टीट्यूट है मैं नाम नहीं लूंगा, वो बाकी इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं मैसेज ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि साहब सीए जो है वो काम करने में सक्षम नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा दूर दूर तक भी नहीं है। क्लाइंट भी नहीं आ पा रहे हैं और क्लाइंट का स्टाफ भी नहीं आ पा रहा है, ऐसा नहीं है सर। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने क्लाइंट को भी ये बोलो कि वो ट्वीट और जो मैसेज है इंस्टीट्यूट टू अस वो भी गवर्नमेंट को साथ में करें। यस मनोज सर प्लीज कंटिन्यू। सर पहली बार हुआ है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कल लेटर तो लिखा है एक, और वास्तव में यही है, हमें ट्वीट करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैं यही कह रहा हूं सर, अल्टीमेटली अच्छा एक और चीज सर, क्लाइंट से घबराना नीचे से, उसमें 1.25 लाख 1.5 लाख जो सीए वो प्रैक्टिस के अंदर है, वो मतलब, और हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, ये थोड़ी हमारी जान पे खेल के हम लोग काम कर रहे हैं सर। वी आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, हम सारे काम कर रहे हैं सर। इवन एक अकेली कॉम ऐसी है जो क्लाइंट की ग्रोथ से ग्रो करते हैं हम लोग सर। हम कभी भी, हम तो लास्ट ईयर की फीस करंट ईयर में नहीं आ रही तो भी काम कर रहे हैं सर। डॉक्टर के यहाँ पर जाओ, फीस नहीं देगा तो वो देखना बंद कर देगा, हम लोगों ने कभी ऐसा किया ही नहीं। अगर लास्ट ईयर की फीस नहीं है तो भी हम काम कर रहे हैं हम लोग सर। बिल्कुल सही है सर। यस सर प्लीज प्लीज। मेरा तो कंप्लीट हो गया, अब क्वेरीज जो भी है। हाँ सर क्वेरी लेते हैं सर। अब सर आपका स्क्रीन शेयर बंद करिए अभिषेक जी, और आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर एक एक करके जिससे जो रिलेवेंट क्वेरी है वो एक एक करके अपनी अपनी क्वेरी लेते रहेंगे सर। तब तक हमारे पास हैंड रेज है सुनील लूकर जी। लूकर जी प्लीज अनम्यूट। लूकर सर प्लीज अनम्यूट। लूकर सर प्लीज स्पीक। यस सर। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर प्लीज।
हाँ सर, अभिषेक जी ने और मनोज जी ने सेक्शन 115 BA-B का जिक्र किया था, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 15%। अब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, फर्स्ट ईयर में उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं हुई, सिर्फ इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, तो फॉर्म 10 ID कैसे फाइल करें? उसमें एक क्लॉज है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड विदाउट डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट फॉर्म कैन नॉट बी फाइल्ड। नाउ व्हाट टू डू? Ultimately, that company has filed without filing Form 10 ID. That company has filed the ITR, क्योंकि वो कंपलसरी है। तो अब क्या किया जा सकता है उसमें? अभिषेक जी। सर ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली इनको ये क्लियर करना चाहिए था BA-B के अंदर कि अब वहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया कि फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब वहाँ पे जो कॉलम है ID वाला, वहाँ पे ये दिक्कत है। अब वहाँ पे रिमार्क का भी, वो मैं लड़के से बात कर रहा था, शायद रिमार्क का कॉलम भी नहीं आ रहा कहीं पे भी। आप देख रहे होंगे कहीं रिमार्क का कॉलम नहीं है उसमें। तो वो एक इवन अब आपके केस में क्या हुआ, शायद फाइल नहीं किया, ऐसा ना? सर अनम्यूट करें। हेलो, यस सर सर। आपके केस में आपने फॉर्म फाइल किया है कि नहीं किया? ITR फाइल हो गया, फॉर्म 10 ID फाइल नहीं हो सका वो क्योंकि तो उसमें कोई कॉलम नहीं है। नहीं, वो मैं समझ अब गया what सर, to उसको do? बाद में एक्सप्लेनेशन। अब एक्चुअली क्या फाइल तो कर देना चाहिए था कि जो भी एक डेट है कि ठीक है। कैसे करेंगे सर? उसमें तो डेट कोई है ही नहीं है। वो समझ डेट गया ऑफ सर। मैन्युफैक्चरिंग मांग रहे हैं वो। सर वो मैं समझ गया। अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सर। अब अगर आप नहीं करोगे तो मतलब आपने ऑप्ट ही नहीं किया, तो फिर आगे तो आप ऑप्ट ही नहीं कर सकते उसको। और एक जुरिस्डिक्शनल अपन को एक लेटर लिख देना चाहिए था वहाँ पे। फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको फॉर्म फाइल करना है। जब फर्स्ट रिटर्न फाइल हाँ करेंगे उस वक्त आपको करना है। बिल्कुल सर। अब आपका रिटर्न भरना जरूरी था क्या? जब काम ही नहीं किया तो रिटर्न तो कंपलसरी था नहीं। रिटर्न कंपलसरी है सर, कंपनी और firm कंपनी के है ना केस सर, में तो कंपनी में क्या, mandatory। कंपनी में मैंडेटरी है। एक्सपेंसेस होंगे आपके शायद। नहीं सुनिए सर, इसमें अपन कंपनी और फर्म के केस में मैंडेटरी है रिटर्न फाइल मैंडेटरी है। कराना। मैंडेटरी है सर, वो बात ठीक है, लेकिन कुछ है ही नहीं, मान लो एक्टिविटी तो नहीं सर, इसमें ऐसा किया जा सकता था, आप भरते और जुरिस्डिक्शनल वार्ड में एक लेटर लिखे कि देयर इज नो ऑप्शन गिवन इन ID, तो वी हैव ऑप्टेड दिस पर्टिकुलर ऑप्शन अंडर फॉर्म ID इवन दो वी हैव नॉट इनिशिएट द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। अब इसका क्योंकि आपने ऑप्ट नहीं किया है तो वो अब तो तकलीफ ही है। वो ऑप्ट नहीं करोगे तो वो तो अगले अब आगे साल दिक्कत आप करने नहीं देगा शायद। यस सर। हाँ रौनक जी, रौनक जी। सर यस सर। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। सर एक सेक्शन आया 115 BAA कंपनीज के लिए 22% विद मैंडेटरी सरचार्ज एंड नो मैट। उसमें सर अभी मनोज सर से बात हो रही थी, जब सर सेशन ले रहे थे तब सर ने ऐसा कहा था कि डेप्रिसिएशन जो नॉर्मल है और जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है नॉर्मल बिजनेस के, वो अलाउड नहीं है कैरी फॉरवर्ड करना। बट जब सेक्शन अपन स्टडी करते हैं, एक्चुअल में ये मिथ है। कई सारे पोर्टल्स पे ऐसा लिखा हुआ भी है, कई सारे सेशन के अंदर स्पीकर्स ने दो तरीके के एडवाइस दे दिए हैं। और जो सेक्शन अगर अपन पढ़ते हैं बाय लॉ, तो उसमें 115 BAA-3 जो क्लॉज है, जो मैंडेशन देता है कि आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, वो बात करता है सब क्लॉज 2 सेकंड एंड सब क्लॉज 2 थर्ड की। और उन दोनों के अंदर सिर्फ जो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लॉसेस हैं या फिर जो स्पेसिफाइड सेक्शन के लॉसेस हैं उसी की बात करता है। तो वही मैंने बोला है सर। रौनक जी, ये चीज़ मैंने जब आपको आपने शायद सेशन सुना होगा, तो मैंने ये साफ कहा था, ये मिथ है कि कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये सब लोगों के दिमाग में मिथ है। केवल उन्हीं लॉसेस की बात की गई है जो स्पेसिफिकली यहाँ पे मनाई है, उनसे रिलेटेड, जैसे साइंटिफिक रिसर्च 33 ABA AB एडिशनल डेप्रिसिएशन, इनके कारण जो लॉसेस आपके कोई पीछे से आ रहे हैं दैट विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड एट ऑल। अदर लॉसेस है वो कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। सर मैंने भी वही बोला, नॉर्मल लॉस का कोई मना नहीं है, सिर्फ उन डिडक्शन से रिलेटेड जो लॉस है आपको रिकम्प्यूट करना पड़ेगा सारा बैठ करके। सर मैं और आगे क्वेरी ले रहा हूँ, एक एक करके क्वेरी ले रहा हूँ। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास में है और शायद ये बहुत सारी क्वेरी ऐसी है कि जो लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन वो उससे क्वेरी अपने आप सबकी एक एक करके रिजोल्व हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन है ये, सर मेरे ख्याल से इसका 10(1) का तो हो गया था ना सोल्व प्रॉब्लम। ये साहिल जी की क्वेश्चन है, इट इज रिलेवेंट टू फाइल फॉर्म 10IE every year if as assessee I am changing every year। यस बिजनेस वाला हर साल चेंज नहीं कर सकता है, सैलरी वाला हर साल चेंज कर सकता है। अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपको भरना पड़ेगा। बिजनेस क्लास के लिए एक बार ही ऑप्ट है, सर सही करें। और अगर आप सैलरीड क्लास है और अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपको आई भरना पड़ेगा। ठीक है सर। आई के साथ में रिटर्न भी पहले फाइल करना पड़ेगा, दोनों चीजें।
रिटर्न से पहले। नेक्स्ट साहिल जी क्वेश्चन है, इन आईटीआर वी हैव टू मेंशन डिटेल्स ऑफ अकाउंट पे और नोट। इन आईटीआर में तो नहीं है ऐसा कुछ। इन आईटीआर मेरे ख्याल से आईटीआर में तो ऐसा है नहीं ना, इन आईटीआर में तो ऐसा कोई चीज है ही नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में जरूर अपन को डिस्क्लोजर देना सर नेक्स्ट क्वेश्चन शरद काबरा जी का है, इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम आईटीआर फॉर्म इज डिमांडिंग फुल डिटेल्स ऑफ कंपनी नेम एंड पीरियड ऑफ डिविडेंड, हाउ टू फर्निश सच डिटेल इन केस ऑफ नॉन मेंटेनिंग प्रॉपर डिटेल्स बाय योर रिटर्न फाइलर। 26S में आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। अच्छा जिसको भी लाइव क्वेश्चन पूछना हो प्लीज रेज योर हैंड, जिसको भी लाइव क्वेश्चन पूछना हो प्लीज रेज योर हैंड। अभी उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रूल्स चेंज कर दिए हैं। अब आपके 26S में सारा डिविडेंड 20 रुपए का भी डिविडेंड है तो दिखने लगेगा। हाँ एसएफटी के अंदर बिल्कुल चेंज। 26S काफी काम करते यार, इसमें काफी काम करते यार हम तो ये जन्म कुंडली है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी अब दिखने लगेगा उसमें, और जो लोग टैक्स नहीं करा रहे थे वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होने लगेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सौम्या लोंकर का, सेक्शन 115 BAB एग्री दैट इट इज टू बी ऑप्ट इन द फर्स्ट ईयर, बट सर इन दैट ईयर कंपनी हैज नॉट स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। वो सेम क्वेश्चन आ गया मेरे ख्याल से, वो हो गया व्हाट टू डू, सेम क्वेश्चन हो गया वापस वही। हाँ अच्छा सेक्शन 14A नॉट एप्लीकेबल फॉर डिविडेंड इनकम। हाँ अब तो नहीं है, डिविडेंड एग्जेम्प्ट ही अब नहीं तो मतलब ही नहीं है। अब तो मतलब ही नहीं है। ओके एक गजानन गुप्ता जी क्वेश्चन है, इफ इंटरेस्ट पेड इज मोर देन द रिलेटेड ऑफर्ड इनकम वेदर लॉस कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम अदर हैंड्स ऑफ इनकम। नो सर, डिविडेंड के अगेंस्ट ओनली 20% एक्सपेंडिचर ही क्लेम कर सकते हो। बिल्कुल। ओके सर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिबेट है ग्रॉस डिविडेंड है नेट डिविडेंड, लेकिन ग्रॉस का भी 20% ही आपका है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड सर, ये अशोक जैन जी का है, वेदर आईटीआर। हाँ सर बोलिए। अक्षय जी का क्वेश्चन है, will the capital gain data on sale of listed shares will be auto filled in return? अभी तो नहीं आया, अभी तक नहीं। अमेंडमेंट हो गई है एसएफटी में, आ जाना चाहिए। अभी तक तो नहीं है, अभी आ जाएगा। डिस्प्यूट आने वाला है, कोई आदमी ट्रेडिंग कर रहा है उसका भी डेटा आ जाएगा। सर बड़ी दिक्कत है, अभी तक तो नहीं आया, पर अब जो अब एसएफटी तो जाने वाला है अभी, अब एसएफटी जाएगा तो किस तरीके से आएगा देखो। जो आने वाला है मेरे ख्याल से कुछ बचेगा ही नहीं, जो कुछ बच सके ऐसा कुछ चीज बचने वाली है ही नहीं गवर्नमेंट से। इसमें दिक्कत बहुत आएगी। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 1000 टाटा लिए, 1000 टाटा बेच दिए, वो तो कैपिटल गेन बना देगा आपका। इनको अपोज भी किया है ब्रोकर ने, देखो क्या होता है। एक सर क्वेश्चन भारत रतन जी का है, वेदर इन केस ऑफ कैपिटल गेन ऑल शेयर सेल परचेज शेयर स्क्रिप्ट वाइज डिटेल नीड टू बी फिल, अर्लियर कंसोलिडेटेड अमाउंट नीड टू मेंशन। सर वो डेफर करते जा रहे थे, लेकिन शायद इस बार देना पड़ेगा मेरे ख्याल से, देना पड़ेगा। एक सर सिद्धार्थ का क्वेश्चन है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA registered as society has surplus from receipt from members, which ITR form to be filed and how is surplus to be reported in ITR? सर इसमें देखना पड़ेगा म्यूचुअलिटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आइडेंटिटी ऑफ कंट्रीब्यूटर और पार्टिसिपेंट दोनों सेम है तो आपका एग्जेम्पशन ही है, फिर आपको कोई लगेगा ही नहीं, उसमें टैक्स ही नहीं लगेगा। भारत जी अनम्यूट करिए प्लीज, भारत जी अनम्यूट करिए। हाँ सर, यस सर। सर मेरा एक प्रश्न क्या एक सुझाव है कि जब से आर्टिकलशिप में से थे तब से हम देखते आ रहे हैं कि जो चेक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उसको सर्टिफाई नहीं कर पाते। और आज आप देखिए इतनी टेक्नोलॉजी हो, क्या बैंक जब एंट्री हमको देते हैं, बैंक जब अपना स्टेटमेंट देते हैं, क्या उसके अंदर चेक क्रॉस्ड है या नॉन क्रॉस्ड है इतना सा मेंशन नहीं हो सकता? बहुत अच्छा सुझाव है सर। इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, सिर्फ बैंकर को सिर्फ इतना करना है कि जो चेक क्रॉस्ड है उसका एक अलग मार्केट में जाएगा और जो अनक्रॉस्ड है वो अलग चला जाएगा। मेरे ख्याल सर इन टाइम टू कम मेरे ख्याल से हो जाएगा सर, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की निगाह है, चीजें पहुंच रही है, ये हो जाएगा सर। सर बैंक तो केवल पार्टी का नाम भी नहीं लिखता है किसको पेमेंट हो रहा है। हाँ ये एक और कहानी, पार्टी का नाम ही नहीं आता, क्रॉस अनक्रॉस की तो बात अलग है। पार्टी से पूछो तो दिनेश जी वो बोलता है साहब आप मुझे मई 20 का पूछ रहे हो, 1 साल हो गया तैयार तो। हाँ ये प्रॉब्लम है। और ये बोलेगा अच्छा कोरोना के अंदर तो बोले साहब पता नहीं वो डॉक्यूमेंट कहाँ गए, पुराने हमारे रिपोर्ट सेल में गए, वो वाउचर निकालने जो रहेगा। लेकिन भारत सर ये चीज अच्छी है मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं सर अगले लेवल के ऊपर ये चीज कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आ जाएगी। गवर्नमेंट की निगाहें हैं और सर इन गवर्नमेंट का अल्टीमेट जो टारगेट चल रहा है, टारगेट ये चल रहा है कि कैसे भी करके ज्यादातर इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करी जाए, उस तरफ ये मेरे ख्याल से बढ़ चुके हैं। हाँ साहिल जी। ऑनलाइन पेमेंट्स के केस में तो साहब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि आपको बाद में पता ही नहीं लगता है कि किसको पेमेंट कर दिया।
सर वो तभी पता लगेगा सर, आप जब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो सर, ये मेरी प्रॉब्लम अच्छी खासी हो गई सर, वहीं पर आपको सर नोट डालना पड़ेगा, जो रिमार्क आता है ना, उस रिमार्क में यू हैव टू मेंशन। सर मैं एक चीज क्लियर करूं सर, जब आप ऑनलाइन बैंकिंग से आप जब काम करते हैं, जब आप उसका स्टेटमेंट निकालें, उसको निकालें आप एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, और जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो रिमार्क मांगता है, और रिमार्क आप जरूर नोट करें। व्हेनेवर यू टेक प्रिंट आउट ऑफ एक्सेल फॉर्मेट, क्लियर नजर आएगा आपने क्या लिखा था, वो बिल्कुल क्लियर आएगा सर। मेरी समस्या ये है कि मेरा अगर क्लाइंट भी अगर अपना स्टेटमेंट लेकर के आता है जी, और उसने किसी को लोन दिया है, या उसने क्रेडिटर का पेमेंट किया है, या उसने कोई एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया है, कैसे पता लगे? उसने जो लिख दिया वो हमको मानना पड़ेगा। हाँ सर, एक हद तक तो यही हो गया सर, जो उसने लिख दिया वही मानना पड़ेगा, जो बताएगा वो तो सर उसके स्टेटमेंट के ऊपर ही हमको खेलना पड़ेगा सर, वहां पर जाके, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी रिस्क हो गई साहब हमारे लिए तो। यस, हमारे लिए लेना पड़ेगा सर। साहिल जी मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। साहिल जी अनम्यूट करें प्लीज। हाँ साहिल जी। Abhishek sir, I have a question. If you साहिल जी वीडियो स्टार्ट करें एक बार, साहिल जी वीडियो स्टार्ट करें प्लीज। हाँ जी। I have a question. If you read the clause 17 of tax audit report form 3CD, and in that clause there are two sections mentioned, 56 to 50C and 43CA. But if you read the table column 4, in that there are sections I mentioned 56 to 10 and 43CA. I think they should be mentioned the 50C. नहीं, इसलिए किया है कि ये जो अभी नया अमेंडमेंट आया ना 20% वाला, ये केवल इनके दो के लिए आया है। इन दो के लिए, वो बायर के केस में भी वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर 20% से ज्यादा का डिफरेंस है तो। 50C के लिए नहीं आया ये 50C में नहीं आया। नहीं, ये आपकी बात बराबर है, बट जो क्लॉज है ना 17, उसमें आप पढ़ोगे तो 50C और 43CA लिखा हुआ है, बट टेबल में उन्होंने सेक्शन अलग लिखे। ओपनिंग पैराग्राफ में 10 भी ऐड कर हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो सही बात है, वो सही बात है। तो 50C में मतलब चेंज नहीं आया, 56 to 10 में 43% वाली छूट नहीं है। तो बट सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, सेलर की साइड से आप 20% नहीं देंगे, बायर की साइड से नहीं, ये केवल रियल एस्टेट को प्रमोट करने के लिए दिया गया है। जो बिजनेसमैन है रियल एस्टेट में, उसको बूम करने के लिए दिया गया है 20%, और जो इन्वेस्टर है उनके लिए कोई रियायत नहीं, लिए कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू। नीरूजन बोल रही है ओल्ड एंड न्यू रिजीम चेंज का ऑप्शन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग क्यों दिया? सैलरी वाले 90% क्लाइंट थैंक्स वाले होते हैं। अब ये सर देखो, चलो अच्छा, इन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया सर, मैं इसमें कुछ 2 मिनट बड़ी अपनी बात रखना चाहूंगा सर। देखिए सर, फीस लेने की बस की हमारी होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने कहीं सुना हो, मैंने ये पक्का सुना है, बिग 4 वाले पेन कार्ड बनाने की फीस 50,000 रुपए मांगते हैं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, हमको डर लगता है ये चला गया तो हम क्या करते हैं, पैन कार्ड फ्री के अंदर, ITR खुद की फ्री के अंदर, इस बहाने हो सकता है इसकी HUF की ITR आ जाए, वाइफ की ITR आ जाए, पड़ोसी की ITR। अरे जो आदमी आपको आज पैसे नहीं दे रहा, वो कल भी पेमेंट देने वाला नहीं है। जो थैंक्स वाले हैं, जब उसके पास थैंक्स है तो वो थैंक्स आपके पास क्यों नहीं है? मेरे समझ में नहीं आ रही, थैंक्स का ऑप्शन उसी के पास क्यों है? थैंक्स का ऑप्शन आप क्यों नहीं लेते हो? क्यों सर, मैं क्यों अभिषेक गलत कह रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है सर। फीस तो मांगने आनी चाहिए सर, फीस आप लोग अरे डॉक्टर के पास देखो ना, डॉक्टर के पास जाने से पहले वो 500 की पर्ची काटता है, अंदर जाके उसको बोलता है मेरा हाथ दुख रहा है, वो बोलता है सर मैं डॉक्टर पैर का हूं, वो डॉक्टर पैर का है, आपका हाथ देखेगा नहीं, फिर भी आपको 500 रुपए वापस नहीं होंगे। और हमारे यहाँ पर क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञान बांटने के अंदर एक्सपर्ट है। वो आपको शादी में मिला, तीये की बैठक में मिला, शमशान में मिला, वो सारा ज्ञान ले जाएगा आपसे, 4 CA को 5 सारा ज्ञान ले लुआ के, और फिर फोन करेगा रौनक जी को। अच्छा, रौनक जी को फोन करने के बाद क्या बोलेगा, सर फलान जी वो बोल रहे हैं, फलान जी वो बोल रहे हैं। अरे भाई, तो वो ये बोल रहा है तो मेरे पास क्यों आया है? हमारी प्रॉब्लम यही है कि कहीं चल नहीं जाए, हम सारा ज्ञान उसको पहले बांट देते हैं। अरे भाई, ज्ञान मत बांटो ना। प्रॉब्लम एक और हो रही है फीस लेने के अंदर सर, हमको उसको शो करना पड़ेगा कि हमने तेरे लिए समय दिया, हमने तेरे लिए पढ़ाई करी। प्रॉब्लम जो ही वो आया, अगर हमने 2 मिनट में ITR भर दी ना, जब हम उससे 21 रुपए मांगेंगे, वो देगा ही नहीं। आपने किया ही क्या? जब तक वो 1 घंटे वेट नहीं करेगा ना, या 1 दिन वेट नहीं करेगा, तब तक समझ में नहीं आएगी उसको हमने कुछ किया। उसके पेपर 2 बार 3 बार जब तक पेपर नहीं आएंगे उससे, तब तक समझ में नहीं आएगी। फीस तो हमको मांगनी पड़ेगी सर। जो CA बने हैं, कितनी जान निकली CA बनने के अंदर, वर्ल्ड टफेस्ट कोर्स है। हाउ कैन यू से कि हमने क्या किया?
ये तो हमको शो करना पड़ेगा, ये हमको बताना पड़ेगा हमारी वैल्यू हमारे पास में है। और यकीन करें आज भी सीए का ऑप्शन ना कभी था ना कभी होने वाला है। कैपिटल गेन किसी को हो गया, वो हमसे फोन करके सब पूछ लेगा, सर मैंने ये मकान बेचा है, ये मैंने तब खरीदा था। हम झट करके सारा काम किस पे कर देंगे, फोन के ऊपर सारा काम कर देंगे उसका। अरे फीस बनती है उसकी भाई साहब। अगर वो 50 लाख रुपए कैपिटल गेन कमा रहा है और हमने उससे 50,000 रुपए नहीं लिए, अभिषेक जी क्या कर लेंगे अपन? मतलब वो तो 50 लाख कमा के बाहर हो जाएगा और हमको वो 5,000 रुपए देखिए नहीं आएगा। सर सॉरी टू से सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, सॉरी टू से, लेकिन हमको हमारी वैल्यू खुद पहचाननी पड़ेगी, हमारी वैल्यू को खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ अंकित जी कुछ बोल रहे हैं आप? अंकित जी सर इसमें क्या है, एक तो अपने चैम्बर में बोर्ड लगाए, मिनिमम कंसल्टेंसी फीस 5,000 10,000 जो भी है, भले ही वो दे नहीं, उसके मन पे प्रेशर तो पड़ेगा यार, यहाँ बैठने के पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं आके चाय पीने आ गया वो। सर डॉक्टर के जो है 500 होता है, तो बिना इवन आपका मिलने वाला डॉक्टर भी है ना सर, तो भी क्या होगा, वो बाहर आदमी बैठा होगा, डॉक्टर फोन उठाएगा नहीं आपका, 500 दे के जाओगे, अच्छा फिर वो नाटक करेगा वापस देने का। हम बोलेंगे अरे नहीं साहब रहने दो, आप तो रहने दो, डॉक्टर है ना वो तो। और हमारे यहाँ उल्टा होता है। प्लीज हाँ अंकित जी। Am I audible, sir? यस प्लीज। सर 1920 में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कैपिटल गुड्स का रिफंड क्लेम किया था, जिसका असेसमेंट जो है ऑर्डर 2021 में आया। वो अप्रॉक्स अमाउंट जो है करीब 20 लाख रुपीस का रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर इनकम टैक्स क्रेडिट के डेफिनेशन का कुछ डिस्प्यूट है। तो कैन वी कैपिटलाइज एट 20 lakh in our assets and we can claim depreciation in this current year? इनकम टैक्स का है, ये जीएसटी से पूछ रहे हो आप? नहीं, इनका कहना सर ये है कि जो शायद मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ उनकी जी, कि जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर का रिफंड अब रिजेक्ट हो गया है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट, राइट? इज इट? Yes, shall we capitalize in our fixed assets? हाँ, वो फिक्स एसेट से रिलेटेड है। Yes, capital goods. हाँ तो फिर तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लॉ में कोई सब, पर उसका कैलकुलेशन पूरा जो डेप्रिसिएशन पीछे से आ रहा है उसका नहीं सर, इनका कहना क्या है कि एक्चुअली उन्होंने इनपुट लिया और इनपुट में डाला अंडर इंप्रेशन कि भाई इनपुट का रिफंड मिल जाएगा, बट अब वो सिंस वो बोल रहे हैं कि अब वो रिफंड मिलेगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट में जाएगा। अंकित जी आपने जीएसटी में रिफंड क्लेम किया होगा ना? हाँ जीएसटी में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में उसका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कैपिटल गुड्स का रिजेक्ट हो गया। इनकम टैक्स में आपने कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि उस समय क्लेम किया था तो वो रिफंड को हमने करंट एसेट में खड़ा रखा था सर। तो आप कर सकते हो, वैसे बेटर है कि रेक्टिफिकेशन लगा के करवा लो उसको एडजस्ट, क्योंकि रिटर्न में आपने क्लेम नहीं किया है सर। इसका अगर रेक्टिफिकेशन नहीं तो अदरवाइज जब से आपने 19 शायद 18-19 कब का बता रहे हो, उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करते हुए अभी भी जो WDV आ रही है उसको ऐड कर दो, उसको कर सकते हो आप। यस रामगोपाल रेक्टिफिकेशन करवा लो। रामगोपाल सर। हाँ सर बोलिए सर प्लीज। मेरा एक सजेशन है कि सैलरी का पेमेंट यदि 15 मई को करते हैं अप्रैल की सैलरी, तो उसका पीएफ हम लोग 15 मई को काटेंगे, तो अगला महीना का 15 तारीख को पीएफ का पैसा जमा करेंगे। सर एम आई ऑडिबल? हाँ सर दोबारा बोलिए प्लीज। अप्रैल महीने की सैलरी 15 मई को पेमेंट की है और उसी दिन मैंने पीएफ का पैसा काटा है एम्प्लॉय का, तो वो पैसा अगले महीने 15 तारीख तक जमा करना है। नहीं, आपको 15 मई तक जमा करना है सर। 15 आप अप्रैल का जो ईएसआई में पीएफ में रिटर्न भरेंगे उसमें अप्रैल की सैलरी में ही दिखाएंगे उसको। अप्रैल की सैलरी पेमेंट ही नहीं की, पैसा ही नहीं था, पेमेंट नहीं किया, पेमेंट किया बाद में, तो फिर उसको मई की सैलरी में दिखा दो, आप अप्रैल में नील का रिटर्न भरो। वही मैं बोल रहा था। तो आप उसको मई की सैलरी में दिखा दो, तो 15 जून तक आपको टाइम मिल जाएगा। हाँ लेट पेमेंट किया है, ठीक है, तो फिर डिसअलाउ नहीं करेगा ना सर? आप उसको मई की सैलरी में दिखा दो पीएफ ईएसआई के रिटर्न में, तो फिर आपको 15 जून अप्रैल की दिखाते तो गड़बड़ हो जाएगी। अप्रैल की दिखाते गड़बड़ हो जाएगी। सर ये प्लानिंग का पार्ट हो गया। सर आप मल्टीप्लायर होता जा रहा है, आपको सारे लॉस की जानकारी मतलब एक तरह से करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ता है। यस भारत सर प्लीज। सर अगेन जो आपने वो डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया जी, तो उसके ऊपर मेरा कुछ कहना है, अगर दूसरा कोई लिटरेरी अगर कोई बाकी हो तो वो पहले वो कर लें, फिर ये तो है सर। अभी क्वेश्चन है सर अभी क्वेश्चन मनीष जी मेहता पूछना चाह रहे हैं कि हाँ सर, when assessee opted for new regime having income from business and profession and next year he is not having income from BNP, how he will opt out from new regime?
इसका कोई सॉल्यूशन लॉ में तो नहीं है। अब आपने बिजनेस ही बंद कर दिया है तो आप ऑप्ट आउट कर जाइए। हाँ, ऑप्ट आउट हो जाएगा सर, वो बिजनेस नहीं है तो वो ऑटोमेटिक ऑप्ट आउट हो जाएगा। हाँ। सर एक क्वेश्चन तने केडिया जी का, फॉर लॉस रिटर्न्स देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग टैक्स ऑडिट, कैन द असेसी क्लेम अ बिजनेस लॉस विदाउट टैक्स ऑडिट फॉर टर्नओवर 4 करोड़? 4 करोड़ का टर्नओवर है, एसएससी क्या है सर, प्रोप्राइटर है कि क्या है? सर ये नहीं लिखा सर, इन्होंने लिखा नहीं सर ये। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो वो कंडीशन तो ये है कि 8% से कम और मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा, तो आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो, लेकिन 4 करोड़ वाला तो वैसे ही जो है नहीं, 44 में कवर ही नहीं है। हाँ, उसको जरूरत ही नहीं है सर, वो 44 में कवर ही नहीं है, फिर आपको 5% वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी। हाँ उसकी देख लो, लॉस में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं सर, लॉस में कोई तकलीफ नहीं, अगर 5% वाली कंडीशन से ही ऑडिट होगी, नहीं तो जरूरत नहीं है आपको। हाँ, तो लॉस की दिक्कत नहीं है, लॉस तो आईटीआर के थ्रू कैरी फॉरवर्ड आप कर ही सकते हो, कोई तकलीफ ही नहीं। सर ये नेक्स्ट अगर 5% वाली कंडीशन मैच नहीं करती है तो आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। नहीं सर, लॉस कैरी फॉरवर्ड के लिए तो मैं आईटीआर की जरूरत है ना। लॉस कैरी फॉरवर्ड ऑडिट कराना है कि नहीं कराना है मतलब? अच्छा, शायद ये क्वेश्चन है। हाँ हाँ, अच्छा, ये लिखा है फॉर लॉस रिटर्न्स देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट, कैन द असेसी क्लेम अ बिजनेस लॉस विदाउट टैक्स ऑडिट फॉर बिजनेस टर्नओवर ऑफ 4 करोड़? उनका ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन 4 करोड़ के टर्नओवर पे टैक्स ऑडिट करानी है अगर 5% वाली कंडीशन। हाँ सर ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि आल्सो देयर इज अ स्पेकुलेशन लॉस ऑफ 50 लाख फॉर एनी असेसी, देन इज टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल इफ टर्नओवर बिलो 10 करोड़। स्पेकुलेशन क्या हाँ कुछ क्लियर नहीं क्वेश्चन भी। आल्सो इफ देयर इज स्पेकुलेशन लॉस ऑफ 50 लाख फॉर एनी असेसी, देन इज टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल इफ टर्नओवर बिलो 10 करोड़। कुछ सर लॉस से पता ही नहीं लगेगा, ऑडिट की लिमिट जो है लॉस से क्लियर नहीं होगा। और अगर 2 करोड़ है तो आपको 6% 8% मानना पड़ेगा। 2 करोड़ से ज्यादा है, मान लीजिए 9 करोड़ है तो 5% वाली कंडीशन मीट होती है तो ऑडिट से बाहर है, नहीं तो ऑडिट करानी है, चाहे आपका स्पेकुलेशन लॉस हो चाहे कुछ भी। तने जी बोलिए, आप तने जी आप बोलिए सर ये। हाँ सर, सर मेरा क्वेरी ये था कि अगर जैसे किसी का से आपने जैसे भी बोला टर्नओवर 9 करोड़ है तो आपको देखना है कि 5% वाली क्राइटेरिया मीट हो रही है कि नहीं। तो अगर क्राइटेरिया मीट हो रही है और टैक्स ऑडिट अगर क्राइटेरिया मीट नहीं हो रही और टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है बट उसका एसएससी का लॉस है तो वो बिना टैक्स ऑडिट के लॉस क्लेम कर पाएगा? लॉस क्लेम करने के लिए टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो ऑडिट कराना, नहीं तो 1.5 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। नहीं, क्योंकि सर कैसा था जब 44 एडी था, जब 44 एडी और आपका इनका टैक्स ऑडिट की लिमिट जब सेम थी 2 करोड़ वाला जब था तो तब अपना को 6% और 8% वाला क्राइटेरिया था। तो अगर आप उससे कम इनकम दिखाना चाहते हो और लॉस क्लेम करना चाह रहे थे तो आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ रही थी। सर वो आज भी है, 44 एडी में आज भी लिमिट 2 करोड़ ही है, लेकिन आपका केस 9 करोड़ वाला है तो 44 एडी लगेगा ही नहीं आपकी केस। तो मैं लॉस क्लेम कर सकता हूँ विदाउट टैक्स ऑडिट? नहीं, अगर 5% वाली कंडीशन मीट होती है तो आप लॉस। हाँ 5% कंडीशन मीट हो रही है तो ऑडिट की जरूरत नहीं है 9 करोड़ 10 करोड़ तक। ठीक है सर, लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए टैक्स ऑडिट की कोई कंप्लायंस नहीं, जरूरत नहीं है। आप तो आईटीआर फाइल करो, लॉस आप टैक्स ऑडिट होगी नहीं होगी दूसरा फाइल होना चाहिए आपका। हाँ बस। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अमित जैन जी का, इन केस ऑफ अ डॉक्टर he is getting consultancy fee from hospital around 36 lakhs per month, that is 3 lakh per month, and hospital deducting TDS under section 194J, can we file ITR under section 44 ADA even if he keeps the 75% amount of fee in bank account at the year end? सर ग्रॉस रिसिप्ट क्या है? 36 लाख। सर आप कर सकते हैं इस पे 44 एडी के रिस्पेक्ट में कुछ जजमेंट्स हुए हैं। मेनली आपका जो है ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है, सुरेंद्र पाल आनंद का, और एक मोहन अग्रवाल का है, ट्रिब्यूनल का जजमेंट है, शायद जयपुर ट्रिब्यूनल का है। उसमें उन्होंने बोला कि 8% वाली जो कंडीशन है उसके बाद 92% का एसएससी क्या करता है, बैंक में रखता है, घर ले जाता है, आपको कोई मतलब नहीं है। 8% अगर उसने शो कर दिया तो फ्री हो गया। 68 में सेपरेट एडिशन नहीं होगा, लेकिन ये डाउटफुल व्यू है क्योंकि आपका 75% बैंक में पड़ा हुआ है। किसी दिन हो सकता है कि वो इसमें कोई हाईकोर्ट ये कह दे कि चूंकि आपने खर्चा ही नहीं किया 50%, तो आप कैसे 50% खर्चा क्लेम कर रहे हो। अभी जजमेंट्स आपके फेवर में हैं, कुछ ट्रिब्यूनल के और कुछ एक हाईकोर्ट का।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि जो केवल ग्रोस रिसिप्ट को ही वो कंसिडर किया उसके अंदर कि बाकी का क्या है, उससे आप तो टोटल करो, उसका ले लिया तो ठीक है, उससे बाकी एओ को कोई लेना देना नहीं। आपको 92% इवन वो बैंक उसने बोला ट्रिब्यूनल ने कि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से ये देख भी नहीं सकते हो, आपको तो सिर्फ देखना है कि ग्रॉस टर्नओवर का 8% उसने शो कर दिया। अब 92% बैंक में पड़ा है या कुछ भी हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सर एक एब्सर्ड सी सिचुएशन है ये। 68 जो है, एक ट्रिब्यूनल ने, अभी मैं कल पढ़ रहा था एक जजमेंट, उसमें उन्होंने ये बोला कि आई एग्री विद द व्यू कि 68 इज नॉट कंट्रोल्ड बाय 44 AD। 44 ADA में भी वही है, तो किसी दिन ये आ जाएगा, झटका लगेगा किसी दिन लगेगा सर। रोज लग रहा है सर, झटके तो रोज लग रहे हैं। जिस दिन 68 में झटका लगेगा ना सर, वो सीधा 80% पे लगेगा। झटके तो लंबे लग रहे हैं। सर एक क्वेश्चन भारत रतन जी का है, क्लाइंट पे आफ्टर ड्यू डेट्स टू MSME एंड इंटरेस्ट प्रोवाइडेड वी डिस्क्लोज इन 3CD बट लेटर ऑन क्लाइंट रिवर्स द इंटरनरी taking letters from client whether to reports as client did not paid that। सर वो तो क्लियर कट है, वो MSME एक्ट की जो लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको क्लॉज 22 में देना ही पड़ेगा। लेटर ले लिया उससे कुछ नहीं होता है, वो MSME एक्ट में हैवी पेनल्टीज भी हैं उसके ऊपर, तो वहाँ मामला गंभीर है। और अभी MSME एक्ट जोश में आया हुआ है। हाँ वो तो सब सारे जोश में सर, इस टाइम जोश में सारे ही सर। सर एक साहिल जी का वापस क्वेश्चन है, if I owe first year 44 ADA, then in second year I owe shown less than 44 ADA profit, then tax audit applicable for that year only? Yes, अगर एक्सीड करती है नॉट चार्जेबल टू टैक्स है तो टैक्स ऑडिट होगी, नहीं तो नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये ओप्पो नाम नहीं लिख रखा है ना, ओप्पो प्लीज क्या करो सर, तो ओप्पो ही बोलना पड़ेगा ना, प्लीज अनम्यूट। ओप्पो A1K। हाँ सर बोलिए, बोलिए सर, बोलिए सर। ओप्पो नहीं बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं। मेरे पास क्वेश्चन में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सर, अभी तो कंटिन्यू क्वेश्चन चल रहा है। उमेश जी आप कुछ पूछ रहे हैं? उमेश जठानी जी, अमित जी आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई? अमित जी, अमित जी प्लीज अनम्यूट। अमित जी मेरे ख्याल से हो गई सर, हो गई आ गई, यस आ गया, यस आ गया। एक चीज साहिल जी प्लीज, साहिल जी आप हैंड रेज करें एक बार, मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको। एक चीज और हो रही है सर, इतने लोगों को देख के भी क्या है कि थोड़ा बहुत जो हमारी शक्ति है ना, हमारा संबल बढ़ रहा है कि हम लोग इतने लोग साथ में, ऐसा नहीं है सब कुछ वो व्हाट्सएप पे हो रहा है। हाँ साहिल जी बोलिए। हेलो। हाँ साहिल जी। अब 44 AD और 44 ADA में जो सेक्शन है ना 28 to 43C है, अगर 43CA का कोई केस है तो उस केस में क्या होगा? 43CA का तो इसमें क्या लेना देना है, वो तो आपका वैसे ही अलग से टैक्सेबल होगा। हाँ 43CA तो एक तरीके से अलग चीज है। 43C का मतलब ये है कि ये सारे एक्सपेंडिचर आपके उस 8% और 50% में कंसीडर हो गए, कंसीडर कर लेंगे बाय डिफॉल्ट। मगराज जी अनम्यूट करिए, मगराज जी अनम्यूट। हाँ जी मगराज जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन है, टर्नओवर रुपीज 83 लाख एंड नेट प्रॉफिट इज क्या लिखा है 150 लाख, नहीं 1,50,000, ऑडिट रिक्वायर्ड सेक्शन 4480। नो क्या वापस से बोलना सर? टर्नओवर 83 लाख और नेट प्रॉफिट 1,50,000। नहीं है। 1 करोड़ से नीचे में कोई जरूरत ही नहीं। ओके 44 AD में तो 2 करोड़ की लिमिट है, लेकिन 2.5 लाख से कम है ग्रॉस इनकम तो कोई जरूरत नहीं। एक सर क्वेश्चन आया सर, मंडी आड़ती के केस में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? टोटल केस सेल्स इज मोर देन 5 करोड़। मंडी आड़ती के केस में तो सर कच्चा आड़तिया पक्का आड़तिया का जो पुराना सर्कुलर है 1980 का वही लागू होगा। कच्चे आड़तिया में तो वो कमीशन इनकम ही गिनी जाएगी, पक्के आड़तिया में सारा टर्नओवर आपका है, और कैश सेल 5 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है। यस हाँ मगराज जी बोलिए, मगराज बोरा जी, मगराज जी। और सर ये मनोज जी पूछ रहे हैं, इन व्यू ऑफ न्यू लेबर कोड्स मंथली सैलरी मस्ट बी पेड अप टू 7th of the next month, hence planning of late payment of salary is not workable। सर ये लेबर लॉ लेके डूबेगा बिजनेसमैन।
लेबर लॉ अभी शायद डेफर हो गए थे या कुछ हुआ है, पता हाँ नहीं। किया है, अभी कुछ किया है शायद, एक वो तो था अभी कुछ। लेबर लॉ का कोई बता सकता है, स्पेशलिस्ट कोई यहाँ पे है तो। सर कोई बोलेंगे लेबर लॉ के बारे में? लेकिन वो 7 दिन है तो 7 दिन है, वो तो फिर क्या होगा सर, उसको मई की सैलरी बताएंगे, अप्रैल में सैलरी नहीं दी, हमने काम ही नहीं कराया। पूजा पूछ रही है सर, कंपनी हैविंग टर्नओवर 50 लाख टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड सेक्शन 44AB। किसकी? नहीं 50 लाख का कोई पता नहीं यार कैसे पूछ, मेरे भी तो समझ में नहीं आ रही। तो हाँ साहिल जी अनम्यूट करें अपने आप को। साहिल जी अनम्यूट। हाँ जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि गुडविल को इंटेंजिबल एसेट से निकाल दिया, तो इसका गवर्नमेंट का क्या पर्पस था कि उन्होंने गुडविल को फिक्स एसेट से, मतलब इंटेंजिबल के ब्लॉक से निकाल दिया और डेप्रिसिएशन मना कर दिया देने के लिए? सर वो कह रहे हैं कि गुडविल तो बढ़ती है, घटती थोड़ी है, आपने इसको डेप्रिसिएशन का साधन बना दिया। एक्चुअली हो क्या रहा था कि आपस में जो इंटर कॉर्पोरेट कंपनियां एक ही ग्रुप में थी, वो एक दूसरे को गुडविल बेच के टैक्स प्लानिंग कर रही थी। यस, उसके लिए ये उन्होंने लाया है, और उन्होंने कहा गुडविल तो बढ़ती है, घटती तो है ही नहीं कभी। ये कहानियां पहुंच तो हमसे रही है वहां पर, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से कहानियां पहुंच ही रही है, कोई ना कोई तो है ही। हाँ आशीष जी। 44AD में जैसे 5 साल का प्रोविजन है, आपको 5 साल तक, आप अगले 5 साल तक 44AD नहीं देते, बट 44AD में ऐसा नहीं है ना। 44AD में नहीं है। 44AD 4 उस पे वो एक वो देता है, 44AD के अंदर कोई ऐसा नहीं। तो वो उसमें टैक्स ऑडिट 1 साल के लिए करवानी पड़ेगी अगर 50% से कम दिखाया। हाँ 50% से कम और नॉन जो टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो आपको जिस साल करवा लो। सर एक लॉजिकल क्वेश्चन और पूछा जा रहा है आपसे, उसका जवाब दो, जैसे आपने उसका जवाब दिया ना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अमेंडमेंट इन 44AB इन बैंक ड्राफ्ट कंसीडरिंग एज ए कैश एंड अकाउंट पे चेक कंसीडर एज ए डिजिटल पेमेंट? सर ये क्या हुआ, जोश में आके 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक आ गए, उसके बाद हमें लगता है ऐसा कुछ खबर भी थी कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन गया कि टैक्स ऑडिट में ही तो सारी चीज आ रही है आपके पास, टीडीएस की कंप्लायंस टैक्स ऑडिट की वजह से हो रही है। सर इसको इस तरह से भी समझे, जीएसटीआर 9C जब आप भर रहे थे तो 9 में जितने डिसअलाउंस थे या तो आप करते थे और या उसको कहते थे 9 में कर दे और 9C क्लियर कर देते थे। अब जब आपको 4 करोड़ की मान लो जीएसटीआर 9 आप भर रहे हो तो आप कहते हो जो है तेरा आईटीसी, मैं तो अपना फिल करके फ्री होता हूँ। वो भी ये बोलता है कि साहब किसी दिन वो निकालेंगे तो निकालते रहेंगे, आप तो इसको एक बार है जैसा जैसा भर दो। वही चीज टैक्स ऑडिट में शायद किसी प्रिंसिपल कमिश्नर कमेटी ने इनको दिया कि साहब ये आप हटाते जा रहे हो, लेकिन ये टैक्स टीडीएस की कंप्लायंस सब खत्म हो जाएगी, कोई नहीं करने वाला है। और हकीकत है सर, टैक्स ऑडिट हटा दो आप, कोई कंप्लायंस नहीं होगी। एसएससी कहेगा साहब ये पड़ा रिटर्न, आप तो कल फाइल करके मेरे को कॉपी दे दो, बैंक में लगानी है। ये पीएफ की डिसअलाउंस सब सर ये हकीकत है सर, ये कई बार बोला जाता है बैंक ऑडिट के लिए, बैंक ऑडिट क्यों होती है, फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि चौराहे के ऊपर कांस्टेबल खड़ा क्यों होता है? वो चौराहे में जो रेड लाइट है, जो कांस्टेबल खड़ा हुआ है, उसी कांस्टेबल के डर से 99% लोग रेड लाइट क्रॉस नहीं करते हैं, सिर्फ एक लोग होते हैं। तो ये जो बैंक ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, इसकी वजह से बहुत कुछ रुका हुआ है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट मानती इस बात को सर। सर वर्षों पहले क्या हुआ था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी और हमारे जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल वहां बैठे थे, तो एक पार्लियामेंटेरियन ने बोला कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट से होता क्या है, सब लिख देते हो या आप नीली मिलता है, तो क्या जरूरत है इतना, हमने डिपार्टमेंट लगा रखा है पूरा ये सीएजी का। तो उस समय के जो बोल्ड कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल थे, उन्होंने बोला कि हटा के देख लो एक बार। हाँ, अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पता है कि हम आएंगे साल में एक बार, वो सब करके रखता है। और आप जाके देख लेना, ऑडिट शुरू होने से ठीक 15 दिन पहले वहाँ क्या हंगामा मचता है, ये पेपर लाओ, वो पेपर सही करो, ये सब सही करो। बोला आप हटा के देख लो, 3 साल आपको पता लग जाएगा कि क्या हालत होने वाली है। अरे सर वो डर से काम होता है सर। आज ईश्वर कहाँ है फिर? ईश्वर, हम मानते हैं कि ईश्वर है, उसी ईश्वर के डर से तो हम लोग डरते हैं कि पाप मत करो यार, ये मत करे, ये मत करे, यही भुगतना पड़ेगा। सारी कहानी यही तो है, और कौन सी कहानी है? और क्या है? प्राइवेट, अभी तो प्राइवेट बैंक में ब्रांच ऑडिट कराने लग गए हैं। यस यस सर, सारी कहानियां वही तो है सर, सारी कहानियां वही है। हम रोज मंदिर जाते हैं और जब भगवान सामने पहुंचते हैं तो 2 चीजें हैं, यदि हम गलत काम कर रहे हैं डर लगता है कि भगवान देख रहा है मुझे, और यदि हम सही कर रहे हैं तो शक्ति मिलती है कि भगवान मेरे साथ में है और इसी से जीवन आगे चल रहा है। और है तो होता क्या है सर? हाँ आशीष जी। हाँ आशीष जी। सर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच टर्नओवर है सर, तो उस केस में सर हमारी वो 60 की लिमिट में ऑडिट काउंट होगी कि नहीं होगी? सर 44AD में करोगे तो नहीं होगी, 44AB में करोगे। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच टर्नओवर है, मैं 44AB सेलेक्ट करूं या 44ABD करूं सेलेक्ट? आप किस में ऑडिट कर रहे हो? सर मेरा टर्नओवर में सर प्रॉफिट लेस देन 8% है सर। तो 44AD में कर रहे हो आप, तो वो वाला सेलेक्ट करो आप, बी वाला।
डी वाला ना, हाँ 60 में काउंट होगी सर। 4480 वाला करो। 4484। हाँ विवेक जी, विवेक जी। हाँ सर। हाँ जी। हाँ गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है और वो 5 करोड़ का क्राइटेरिया पूरा 5% वाला क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, तो उनकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या रहेगी? 31 जुलाई। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ मनीष जी, मनीष जी। हाँ सर। यस सर। सर सबके क्वेश्चन लेंगे सर, सबको आनंद आ रहा है और कम से कम इस बहाने थोड़ी उस कोविड की टेंशन से बाहर निकल रहे हैं, ये तो है। और एटलीस्ट प्लीज मेरे सबसे रिक्वेस्ट है, हम जिस तरह से भी हमारे भाई बहनों की मदद कर सके अपने आप आगे आए वॉलंटरी। जैसे मेरी बस की है, जयपुर में किसी को बेड चाहिए, बेड की व्यवस्था जयपुर के अंदर मैं कर दूंगा। तो जिसकी जो बस की है बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। किसी की ऑक्सीजन की बस की है, किसी की बेड की बस की है, किसी की रेमडेसिविर की बस की है और किसी की कोई बस की नहीं है। यदि कोई किसी को हिम्मत दे सके, ये भी अपने आप के अंदर बड़ी बस की है। प्लीज प्लीज आगे आइए, बातें करिए लोगों से। मैं ये नहीं कह रहा हूं मिलिए, मिलना नहीं है, लोगों से बातें करिए, लोगों को हिम्मत बांधिए। मेरे ख्याल से वो हिम्मत ही बहुत बड़ी दवाई है इसके अंदर, क्योंकि दवाई तो मिली ही नहीं इसकी। नहीं, आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लोगों को जोड़ने का भी है, ज्ञान भी मिल रहा है और घर में टाइम भी पास हो रहा है और कहीं उठ पटांग वो टीवी भी नहीं देख रहे। सर यही पर्पज है। सर ये तो बहुत बड़ा, टीवी देखना तो आज के टाइम पे बहुत बड़ा क्राइम सा है। बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो लोग। सर एक चीज और कहूंगा सर, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, एक चीज और कहूंगा। लोग कह रहे हैं कि डरो मत। सर मेरा ये मानना है डरना जरूरी है, बिना डरे तो लोग सर बहादुर बन के बाहर निकल रहे हैं। सर थोड़ा बहुत डरना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं डर है, थोड़ा बहुत डरना जरूरी है, प्रिकॉशन जरूरी है। प्रिकॉशन इज मच बेटर देन क्योर। डर मन में ना आए सर, ताकि वो डर मन में नहीं है, डर मन में नहीं है, डर आपके कार्य के अंदर आए कि जो हम जो कर रहे हैं उसको एक बार देख के डरे। बिल्कुल सही बात है, सावधानी जरूरी है, डर जरूरी नहीं। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, मास्क आप बाहर जाएं तो N95 लगाएं। कपड़े वाला मास्क अब साबित हो गया किसी काम का नहीं है। सर लेकिन सर एक पक्की रिपोर्ट आई सर, अगर सर्जिकल मास्क के ऊपर आप कपड़े वाला मास्क लगाते तो ये काम कर रहा है सर। तो काम कर रहा है, नहीं तो अदरवाइज N95 लगाएं। हाँ, और सर मास्क को लगाएं, लटकाएं नहीं प्लीज। लटकाएं नहीं गले में। 99% लोग मास्क को लटका रहे हैं, लगा नहीं रहे सर, वो दिखाने के लिए कि पता नहीं उनको कोरोना ऐसा देखकर भाग जाएगा क्या। हाँ मनीष जी आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई क्या? नहीं सर अभी पूछी नहीं है। पूछो सर, पूछो प्लीज, पूछो। सर हमारी क्वेरी है कि जो हम रिसीट और पेमेंट देखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट, जो 10 करोड़ अभी कर दिया है, तो उसमें अगर कोई रिसीट और पेमेंट अगर थ्रू जर्नल एंट्रीज हो रही हैं, मान लीजिए हमने किसी से परचेज किया, उसी को सेल किया और वो एंट्री जर्नल के थ्रू सेट ऑफ हो गई, ना कोई पेमेंट हुई ना कोई रिसीट हुई, तो उस केस में हम इस ट्रांजैक्शन को अकाउंट पे वाले कैटेगरी में लेंगे या कैश वाली कैटेगरी में? सर ये टोटल रिसिप्ट में जुड़ जाएगा और इसका 5% निकालना है अपने को, और वो 5% कैश में, 5% का कैश कंपोनेंट जो है वो 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर ये कैश कंपोनेंट में आएगा कि अकाउंट पे वाले कंपोनेंट में नहीं आएगा? कैश कंपोनेंट सर आपका 3 करोड़ का टर्नओवर है मान लीजिए, ठीक है, और आपका 50 लाख की एंट्री आपने करी है, तो आप 3.5 करोड़ पे 5% निकालेंगे और वो 5% अगर कैश आपका ज्यादा है तो आप ऑडिट में आएंगे। बराबर है। और इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आईटीआर में मनोज सर जो केस का जो अपन क्लेरिफिकेशन है, वहाँ आईटीआर के अंदर ये लिखा हुआ है लाइक लोन रिसीव्ड, आईटीआर के अंदर प्रॉपरली इन्होंने लिखा है जब अपन भर रहे हैं कि चाहे वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो चाहे लोन हो, सब कुछ कवर किया जाएगा। तो ये कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं रहा, वो सभी आएगा जैसा कि आप बोल रहे थे मनोज सर, सब कुछ आने वाला है उससे। कंफ्यूजन था ही नहीं सर, फाइनेंस एक्ट 20 में मैंने लिख दिया था ये ऐसे ही होगा, सारी पेमेंट लिखनी है। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि वो सब कुछ पूरा का पूरा वर्ड्स भी यही लिखा, इंक्लूडिंग टर्नओवर एंड रिसीप्ट, मतलब सारा उसने ले लिया था उसने। आईटीआर में भी क्लियर किया है उन्होंने। हाँ विपुल जी, रौनक जी अभी आ रहा हूँ आपके पास भी, प्राचल काबरा जी आपके पास भी आ रहा हूँ अभी। हाँ विपुल जी। हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग एवरीवन सर। यस सर मैं कह रहा था कि मनीष सर का मेरे हिसाब से क्वेश्चन था कि अगर जनरल से कोई एंट्री होती है तो हम उसको कैश रिसिप्ट मानेंगे, अकाउंट पे ही मानेंगे, उनका क्वेश्चन ये था। उसके बाद फिर वो बोल रहे थे कि वो 5% देंगे नहीं अपने को देंगे। नहीं जाना है, अपने को टोटल रिसिप्ट का 5% निकालना है कैश। सर विपुल जी क्लियर है, मेरी बात सुनिए, ये कह रहे टोटल रिसीट का 5% कैश, और वो जो जनरल एंट्री वो कैश का पार्ट नहीं है। क्यों सर, सही कह रहा हूँ क्या? ठीक है,
टोटल रिसिप्ट का पार्ट है पर कैश का पार्ट नहीं है। बिल्कुल कैश का पार्ट नहीं बनेगी। कैश का पार्ट नहीं कहलाएगा, टोटल का पार्ट तो कहलाएगा। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा 44 एडी के लिए। 44 एडी सबसेक्शन 4 बोलते हैं कि अगर आपने एक बार ऑप्ट कर लिया और अगर आप ऑप्ट आउट होते हो अगले 5 साल के लिए, तो आपको 5 साल के लिए आप 44 एडी ऑप्ट नहीं कर सकते। तो क्या 5 साल के लिए ऑडिट करवानी जरूरी होगी उस केस में? अगर वो आपकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल से ज्यादा है, से ज्यादा, मतलब सबसेक्शन 5 आ जाएगा कि अगर 2,50,000 से ज्यादा हो गई तो ऑडिट करवानी पड़ेगी उस केस में। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ प्राचल काबरा जी, नमस्ते सर। सर मेरी क्वेरी है कि कैश ड्राइंग, क्या ये कैश रिसीट और पेमेंट में काउंट होगी? कैश पेमेंट में कैश ड्राइंग बिल्कुल होगी सर। कॉन्ट्रा एंट्रीज बताया ना भी आपको, रिसीट का पार्ट तो है, ये आएगा 5% में नहीं आएगा। हाँ आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। 5 में नहीं आएगा, टोटल में आएगा सर। टोटल में आएगा, टोटल में। अच्छा ठीक। वैसे एक बात बताऊं सर, ये भी प्लानिंग का पार्ट पड़ सकता है कि आप टोटल बढ़ा दो तो 5 कम हो जाएगा आपका। बैंकों से इधर भाई अल्टीमेटली 5 कम करना है तो आप टोटल बढ़ा दो, या तो आपका 5 कम हो जाएगा ना। सर बैंक से चेक काटो, एक बैंक से दूसरे चेक। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो आपका 5 कम होता जाएगा। नोट टू बी कोटेड, नोट टू बी कोटेड। अभी ग्राउंड रियलिटी दूसरी है। यस, अभी ग्राउंड पे एसएससी बोलता है मेरी ऑडिट कर दो आप। ऑडिटेड रिपोर्ट देना आजकल हर जगह जहां वो जाता है ऑडिटेड रिपोर्ट चाहिए। सर लोन के लिए भी अच्छा होता है सर। लोन के अंदर आप चाहे आपको जितनी ऑडिटेड रिपोर्ट होगी, लोन के लिए अच्छा होता है। बैंक वाले उसको अच्छी निगाह से देखते हैं उसको। बैंक वाले उसको अच्छी निगाह से देखते हैं। एक और संकट सर मेरे ख्याल से ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी है कि जहां पर वो सी सर्टिफाइड मांग रहा है, हम सर्टिफाई करेंगे नहीं, सर्टिफाई करना इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं कर रखा, भाई ऑडिट करवा ले, तो हमारा भला होगा उसका भला होगा ना। देखो ये तो आपको ये आपदा में अवसर है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये तो ये जो सर देखो मेरी बात सुनो, ये जो अगर ये कोरोना की कहानी नहीं होती तो किसी भी कीमत में हम लोग इस तरह नहीं मिल रहे होते। अब कहां से लोग मिल रहे हैं, कहां अजमेर, कहां ब्यावर, कहां भरतपुर, कहां पर गंगानगर, कहां मैं जयपुर बैठा हुआ हूं, कहां सर जोधपुर, अभी से दिल्ली बैठे हुए हैं, हमारे रौनक जी आबू रोड बैठे हुए हैं। तो ये भी एक आपदा में अवसर है। कहीं ना कहीं चीजें हमको आगे बढ़ना पड़ेगा सर। जो सामने है, ये जो महामारी है वो तो सामने आ चुकी है, ये वापस जा नहीं सकती। कैसे भी करके हमको निपटना ही पड़ेगा और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ रौनक जी प्लीज। सर आज आपकी वजह से मैं भरतपुर भी पहुंच गया, मेरा ओरिजिन वहीं से है। अरे वाह। हाँ रौनक जी। सर मैं 115 BAA से कुछ पूछना चाह रहा था। एक्चुअल में क्या है ना, हमारे यहाँ पे ग्रेनाइट और मार्बल का बहुत बड़ा बिजनेस है, और 115 BAA में मार्बल वालों को तो नेगेटिव लिस्ट में डाल रखा है कि दे पीपल आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम 115 BAA। माय क्वेश्चन इज कि वहां पे मार्बल वर्ड यूज किया हुआ है, तो क्या डीमिंग फिक्शन के अंदर जाके ग्रेनाइट वालों को भी वो सेक्शन नहीं ऑप्ट करना चाहिए? एक चीज। दूसरी चीज क्या होता है, जब मार्बल हुआ करता था तो मार्बल के अंदर मार्बल फिट होने के बाद में उसकी फ्लोरिंग पे पॉलिश होती थी, तो कोई भी फैक्ट्री वाला जो मैन्युफैक्चरर था वो स्लैब बेचता था, उसको पॉलिश करके नहीं बेचता था। बट ग्रेनाइट के अंदर एकदम चीज रिवर्स है। ग्रेनाइट का स्लैब होने के बाद में उसको पॉलिशिंग मशीन से निकाला जाता है, जिसको लाइन पॉलिशर बोलते हैं अपन। अभी क्या हुआ है, राजस्थान के अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी आई है, तो जितने भी ग्रेनाइट वाले हैं दे पीपल आर नाउ गोइंग फॉर दैट लाइन पॉलिशर मशीन, और वो चाह रहे हैं कि हम लोग एक नई फर्म या कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लें जिसमें हम स्लैब को प्रोसेस करें और लाइन पॉलिश किया हुआ स्लैब बेचें। अब 115 BAA के अंदर वर्ड यूज किया मैन्युफैक्चरिंग, तो क्या अनपॉलिश स्लैब को पॉलिशिंग मशीन पे अगर पॉलिशिंग मशीन से हम स्लैब को पॉलिश करते हैं और फिर बेचते हैं, तो वुड इट बी काउंटेड फॉर एज अ मैन्युफैक्चरिंग 115 BAA के अंदर? और सर ये कोई जमाने में आपकी ये क्वेरी थी, उस समय मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन नहीं थी इनकम टैक्स लॉ में। हाँ। ये आपका केस आप देख सकते हैं अरिहंत मैन्युफैक्चरिंग सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये सारी चीजें आपकी डिस्कस की हुई हैं। लेकिन अब क्या है कि क्लॉज 29BA सेक्शन 2 में जोड़ दिया है, मैन्युफैक्चर को स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया है। बिल्कुल। तो एक तो वहां से देखना पड़ेगा, और दूसरा ये आपका जो कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स और सिमिलर आइटम्स इनटू स्लैब्स, मुझे लगता है ग्रेनाइट ब्लॉक भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। कवर होगा सर, कवर होगा इसके अंदर ग्रेनाइट ब्लॉक भी। और आप BAB की बात कर रहे हैं शायद, जिसके अंदर फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्रेनाइट भी कवर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई तो वो एडजस्टेंट जनरलिस्ट लग जाएगा, वो कंपनी वही है, क्योंकि क्वालिटी तो एक ही है ना। ग्रेनाइट बोल दिया या है तो मार्बल ही एक तरह का। और सर दूसरा इसमें कुछ टर्नओवर की लिमिट है। सपोज करें कि मैं ग्रेनाइट की मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा हूँ
और मैं ग्रेनेट नहीं कर रहा हूँ, चलो नेगेटिव लिस्ट में जाके, मेरी एक दूसरी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके अंदर 90% मेरा मैन्युफैक्चरिंग का टर्नओवर है और 10% टर्नओवर इज ऑफ माय ट्रेडिंग और जॉब वर्क, तो क्या पूरा सेक्शन के लिए मैं डिसअलाउड हो जाता हूँ या सेक्शन को ऑप्ट कर सकता हूँ? सर इसमें बड़ा वो इंसिडेंटल कोई इनकम है, वही जो है उसके लिए अलग रेट्स दी हुई हैं। अगर आपकी कोई इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग इनकम है तो फिर वो 15% ना लग के उसमें 20-22 ऐसे अलग-अलग दिए, अलग-अलग 22, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वो 22% है। एक्चुअली इंसिडेंटल आपकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग ही रहनी चाहिए। ओके, हाँ अशोक सर। यस थैंक यू दिनेश जी, बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, दोनों स्पीकर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मजा आ रहा है सुन करके, आई एम एंजॉइंग। एक छोटी सी क्वेरी है मेरी, ये ITR 1 या 4 सुगम जो है, इसकी यूटिलिटी बिगन हो गई या नहीं हुई है? हो गई सर। तो अभी फाइल तो नहीं हो पा रही है, हम साइट से भी जाके फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। जेएसएन आ गई ना सर अब तो। सर लेकिन फाइल नहीं हो रहा है, साइट से भी जाके फाइल करने की कोशिश करी ITR, क्या किसी ने फाइल करी है? नहीं हो रहा, शायद से अभी हुआ नहीं है, जेएसएन से जनरेट हो रहा है पर अभी फाइल नहीं हो रहा सर। फाइल नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली सर। ये भी नॉलेज यही है, इनका अगर आप लोगों की नॉलेज हो तो इसलिए ये भी किसी की क्वेरी थी कि इसको जेएसएन में शिफ्ट क्यों किया। अब इसका तो क्या बताया, इसका जवाब कौन देगी, क्यों शिफ्ट किया? कभी नहीं सर, एक्चुअली क्या इसके पीछे क्या रहता है, डेटा माइनिंग का काम रहता है। पहले आप देखो ना, अब हम विंडोज से अलग अलग अपग्रेडेड वर्जन में आए तो यहाँ से क्या कैप्चरिंग अच्छी तरीके से होगी, जो डेटा का इनपुट है एक्सट्रैक्ट, और पीछे जो फिल्टरिंग होगी जेएसएन के थ्रू। आप देखो जीएसटी भी जेएसएन के थ्रू ही चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी, तो वो पीछे डिपार्टमेंट उसी के थ्रू ही मेरे ख्याल से जेएसएन पे आ जाएगा। मुझे लग रहा है सर एक टाइम के बाद मनोज सर खबरें ऐसी आएगी कि आपने कोई परचेज किया, 1000 रुपए का मैसेज आएगा, डियर असेसी यू हैव परचेज दिस अमाउंट। सर एक इसने दिल्ली में सेल बना दिया है जो आपके सारे रिटर्न सबको स्क्रूटनाइज करेंगे और जहां भी डेविएशन होगा वहां नोटिस देंगे। तो अब वो जमाने गए तो एसएससी बोलता है कौन देखता है, कोई नहीं, सब देख रहा है। वो अभी वो ऑपरेशनलाइज नहीं हो पा रही चीजें उनकी, जिस दिन हो जाएंगे ना ये नोटिस। कोई बड़ी बात नहीं सर, लहंगे का आपने खरीदा तो लहंगा खरीदते आइएगा कि विशिंग यू वेरी हैप्पी टू बी डन, तो कम से कम उसका खर्चा भी एडवांस बता देना, उसको भूलना मत भाई, और हमको भी कार्ड भेज देना। कोई बड़ी बात नहीं, कहानी ऐसी होने वाली है जिस तरीके से डिपार्टमेंट पहुंच चुका है घरों के अंदर। और अच्छा हो सकता है सर इसका हम ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव इंपैक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो गया कि डिजिटलाइजेशन के थ्रू आज देखो ना सर आदमी कितना डिजिटल हो गया है मेरे ख्याल से। अच्छा एक और चीज आप लोग एक और ध्यान रखें सर, मेरे ख्याल सबको खबर भी होगी, प्लीज ये जो अमेजोन से या जो पिज्जा हट से जो भी हम परचेज कर रहे हैं ना, सारा डाटा डिपार्टमेंट के पास है। कितनी बार पिज्जा खरीदा आपने, वो पिज्जा 500 वाला है 1000 वाला है। अगर 1000 वाला पिज्जा दिन में 6 बार आ रहा है या महीने में 6 बार आ रहा है और फिर अपने आप को गरीब बोले अपन, तो शायद वो चलेगा नहीं, वो बहुत बड़ा मिसमैच है। तो वो ध्यान रखें। और जितनी भी परचेजिंग होती है वो कैश में हो रही है अमेजोन से या चेक से हो रही है, अब वो भी कहाँ नहीं गई, अब तो डाटा जा रहा है अमेजोन से कि ये दिनेश जैन ने इतनी बार खरीदा आपके यहाँ से। तो बहुत सारी चीजें आ रही है वहां पर। हाँ सिद्धार्थ जी। सर वो अभी हमारे क्लाइंट को जो है नोटिस आ गया, वो उसने वो ले लिया किसान सम्मान निधि। हाँ उन्होंने दे दिया उसको कि रिवर्स करो, आप आकर के चुपचाप जमा कर दो क्योंकि आप तो इनकम टैक्स पेयर हो। यस अरे बहुत कुछ होने वाला है सर, बहुत कुछ होने वाला है। जो हम सुनते थे पहले कि शादियों में डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, अब तो घरों में पहुंच गए अपने आप। मेरा मोबाइल देना। हाँ सिद्धार्थ जी। सर गुड इवनिंग। यस सर प्लीज। Sir, I have a question. First time assessee is filing his return. His turnover is less than 1 crore and he wants to declare profit less than 8%. Is he required to get accounts audited? It is a first return. First time में जरूरत नहीं है सर। So sir, then always next year also then he can all show less than 8% without audit. इसमें डिबेट है वैसे, काफी डिफिकल्ट है इसका, क्योंकि 8% 44AD1 कहता है आपको मिनिमम 8% दिखाना है, और AD4 में आके उन्होंने कहा वंस अडॉप्टेड देन यू कैन नॉट ऑप्ट आउट। टेक्निकली तो आपका बात सही है, ऑडिट की जरूरत भी नहीं है, रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। अब जिस दिन गली पकड़ में आएगी उस दिन शायद कुछ हो सकता है, अभी तो कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आया शांतिलाल जी का, प्रोसेसिंग ऑफ रो कैशू टू ईटेबल कैशू will be manufacturing or not for the purpose of section 115 BAB. Also comment on food processing for same section. सर ये तो मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में ही देखना पड़ेगा। रिजल्टिंग और इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और आर्टिकल और थिंग कर सकते हैं। पिछले बहुत बड़ी इस पे मतलब केस लॉ की बैटरी है, उसमें सारी चीजें हुई हैं, वहां से निकाल के देखना पड़ेगा उसको। यस सर, हो सकता है कोई जजमेंट मिल जाए इसके ऊपर। भारत सर आप कुछ कह रहे हैं?
सर मैं तो ये कहना चाह रहा था, जो अपनी बात चल रही थी कि डॉक्टर्स की फीस जिस तरीके से डिसाइड होती है, हमारे इंस्टीट्यूट ने एक चीज से हम सब लोगों को मतलब एक तरह से पीछे रखा हुआ है, और वो क्या रखा हुआ है, सबको एमबीबीएस बना रहे हैं, किसी को एमडी नहीं बना रहे। जबकि इतने सारे वर्टिकल्स आ चुके हैं, इतने सारे नए नए सेक्टर्स आ चुके हैं जिसको कोई भी सीए ईमानदारी से अगर अपन सोचें तो जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो होना क्या चाहिए आज के इस युग के अंदर कि हमको अलग अलग जो वर्टिकल्स हैं उसके हिसाब से आपको सिर्फ ऐसा नहीं उसने कोर्स कर लिया, उसकी डिग्री के अंदर वो एक तरह से झलकना चाहिए कि ये पर्सन का एक्सपर्टाइज इस सेक्टर में, रेरा का एक्सपर्ट है, ये बैंकिंग वाला एक्सपर्ट है, ये आपका कंपनीज का एक्सपर्ट है। तो वो जब तक इस तरीके का नहीं आएगा सिनेरियो, हम सब लोग एक झुंड की तरह एक साथ टूट पड़ते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि मेरा एक्सपर्टाइज है तो मेरे एक्सपर्टाइज वाले एरिया में अगर आदमी आएगा मैं मुंह मांगी फीस लूंगा उसके अंदर। परंतु अगर वो जनरल वाला आ रहा है तो वहां पर मुझे भी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके साथ चलना पड़ता है। ये चीज मैं आपके माध्यम से और जो जितने मेंबर्स इस समय सुन रहे हैं, ये इस साल इलेक्शन वाला ईयर है तो हमारे जो टॉर्च बियरर्स हैं उन तक ये बात पहुंचाएंगे, साहब इसको आप कब लागू करेंगे। हमारा प्रोफेशन बहुत सफर कर रहा है। दिनेश जी इस बात के चैंपियन। मैं बोलूं सर, मेरा निवेदन है सर, मेरा इसमें निवेदन है सर कि बहुत सारे कोर्सेज के लिए अलग अलग चालू हो चुके हैं। नंबर 1 सर। नंबर 2 सर, ये हमारे ऊपर खुद के ऊपर है सर। जैसे हर जगह सर ऐसा हो रहा है कि जहां पर 4 या 5 पार्टनर है सर, मैं जो ये जो बोल रहा हूँ सर भाईचारा ब्रदरहुड, सर ये तभी चलेगा। ये जो प्रॉब्लम बड़ी आ रही है, जैसे मनोज सर है, अब मनोज सर एक्सपर्ट हो गए टैक्स ऑडिट के अंदर, नो डाउट जब टैक्स ऑडिट में एक्सपर्ट है तो जीएसटी का काम ये नहीं कर रहे होंगे। जो जीएसटी का एक्सपर्ट होगा ये काम उसको सौंपेंगे, जो जीएसटी वाला है वो टैक्स का काम इनको सौंपेगा। सर प्रॉब्लम यही हो रही है, जब आपने कहा ना, एक्चुअली यही हो रही है कि हम चाह रहे हैं कि सारा काम हम ले लें और वो पॉसिबल ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाके हमारी जो क्वालिटी है वो डाउन होती है। तो सर नो डाउट इंस्टीट्यूट जो वर्किंग कर रहा है, अभी तक डिग्री में उन्होंने वर्किंग नहीं करी, लेकिन सर वर्किंग इस तरह कर दी कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं, जैसे आपका कॉनकरेंट का हो गया या आपका फोरेंसिक ऑडिट का हो गया, वो कहीं ना कहीं उसमें हेल्प कर रहे हैं। लेकिन सर अब सवाल ये उठ रहा है कि हमने जो एडिशनल कोर्सेज किए वो विजिटिंग कार्ड में छापने के लिए किए या हमने उसमें स्पेशलाइजेशन किए। सर आज भी सर कई कंपनियां ऐसी है सर, बहुत फर्में ऐसी है जहां पर लोग जानते हैं उसको इसलिए है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर काम स्पेशली होता है, या फिर उन्होंने इतने पार्टनर बढ़ा लिए कि एक पार्टनर देख रहा है टैक्स ऑडिट काम, एक पार्टनर देख रहा है जीएसटी का काम, एक पार्टनर देख रहा है कंपनी का काम, एक पार्टनर देख रहा है प्योरली आईटीआर का काम। ऐसा भी हो रहा है, तो सब मिलकर मिक्स हो रहा है सर। और धीरे धीरे नो डाउट सर आपका जो सजेशन है ये बहुत सराहनीय है। मैं भी आगे तक अपने लेवल पे इस बात को पहुंचाऊंगा और कैसे न कैसे करके शायद इस चीज में इंप्रूवमेंट होगा। सर आप देखिए सर, इस कोरोना काल में इंस्टीट्यूट ने जिस तरह से एग्जाम लिए, पिछली बार ये कहा जा रहा था एग्जाम नहीं लेंगे सर, 1200 सेंटर कर दिए सर। इंस्टीट्यूट कंटिन्यू लगा हुआ है सर, और आप लोगों के सजेशन के बिना इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर सकता। आप लोग हैं तो ही इंस्टीट्यूट है सर, बिना आप लोगों के इंस्टीट्यूट के भी हो सकता। तो थैंक यू वेरी मच सर। ट्राई करेंगे कि चीजों को धीरे धीरे कैसे करके इसको आगे बढ़ा सके। थैंक यू सर। हाँ सुनील जी सर, लास्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं सर, फिर सर प्लीज सब लोग रुकिएगा, एक बार कंडोलेंस देंगे सर। हमारे बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीनियर चार्टर्ड अकाउंट जा चुके हैं। हम 2 मिनट के लिए उनको कंडोलेंस देंगे, उसके बाद फिर आगे सवाल बढ़ेंगे। हाँ सुनील। एक एसएससी है जिसने 44 एडी में रिटर्न फाइल किया है 17-18 और 18-19 में। 19-20 में उसने मिस कर दिया रिटर्न फाइल करना। दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक ये कंटिन्यूएशन रहेगा अगर वो 2021 में फाइल करता है 44 एडी, तो ये 5 इयर्स वाला कंटिन्यूएशन उसको रहेगा नहीं रहेगा। दूसरा उसको क्या करना चाहिए, शुड ही वेट फॉर 148 नोटिस फ्रॉम डिपार्टमेंट और सर कंटिन्यूएशन तो रहेगा क्योंकि उसने ऑप्ट आउट नहीं किया। ओके। और 148 का नोटिस तो आ सकता है डिपार्टमेंट से, नहीं तो अगर वो भरना चाहते हैं टैक्स तो खुद भी एक बार लेटर लिख सकते हैं डिपार्टमेंट को, क्या मुझे 148 का नोटिस दे दीजिए। तो इस केस में उसको पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल कर पाएगा ना एसएससी? नहीं, अगर एसएससी 148 के लिए खुद लिख देता है डिपार्टमेंट को तो पेनल्टी में वो ये प्ली ले सकता है कि मुझसे गलती हो गई थी तो मैंने रिटर्न भी फाइल कर दिया और टैक्स भी भर दिया। बिल्कुल सही बात है, प्ली ले सकता है वो। अदरवाइज क्या ये कर लेना चाहिए इनिशिएट, अदरवाइज नहीं तो फिर वो पेनल्टी का तो रहेगा ही रहेगा। सर बेटर है आप एक फिजिकल रिटर्न बनाएं, उसका टैक्स बना के जमा कर दें, 26 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और साथ में एप्लीकेशन सीआईटी को मूव कर दें कि साहब मेरे को 148 दे दें,
तो आपका काफी इजी हो जाएगा, पेनल्टी प्रोसीडिंग में आप बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बहुत सारे सीए भाई बहन इस कोरोना के अंदर हम उनको खो चुके हैं, बहुत सारे सीनियर मेंबर्स जिनके पीछे बहुत कुछ हमने सीखा, जिनसे सीख के शायद हम इतना आगे बढ़ पाए। इस महामारी ने हमको उनसे छीन लिया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट हम कंडोलेंस रखें। साथ ही साथ प्लीज 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 आप लोग बहुत बड़े धरोहर हैं, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, इसी में शायद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबसे निवेदन है 2 मिनट के लिए उनके लिए प्रार्थना करें सर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अब सब आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया और हम साथ मिलके बस कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे और अपने आप को और अपने सबको संभालते रहेंगे, इसी आशा के साथ में नाउ आई हैंड ओवर माइक टू नवरत्न जी। Thank you, sir. I extend thanks from bottom of my heart. सर फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए राकेश जी फिर बाद में आएंगे सर। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी ने इस जो पार्टिसिपेंट्स ने बहुत इंटरेक्टिव बनाया, तो मैं मॉडरेटर सीए दिनेश कुमार जी साहब जैन जो ट्रेजरर है बहुत एनर्जेटिक है, और हमारे जो डायनेमिक चेयरमैन है नीलेश जी गुप्ता, उन्होंने भी बहुत अच्छी जो प्रेजेंस दी, उसके लिए भी मैं थैंक्स देता हूँ। अब नाउ आई हैंड ओवर द वोट ऑफ थैंक्स पार्ट टू श्री राकेश जी गुप्ता, वाइस चेयरमैन भरतपुर ब्रांच। राकेश जी प्लीज अनम्यूट करिए सर। राकेश जी अनम्यूट करिए सर। जी सर। हेलो। यस सर प्लीज। हाँ सर, मैं आज के स्पीकर श्री मनोज गुप्ता जी जिन्होंने कि ऑडिट पर बहुत अच्छा डेलिब्रेशंस दिया, तथा अभिषेक जैन जी दिल्ली से जो चेंज ऑफ आईटीआर पर बहुत अच्छा डेलिब्रेशन दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्र धन्यवाद देना चाहूंगा। तथा अपने चीफ गेस्ट श्री नीलेश गुप्ता जी चेयरमैन तथा प्रोग्राम मॉनिटर दिनेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तथा अपने साथी ब्रांच श्री गंगानगर चेयरमैन आशीष गुप्ता जी एवं ब्यावर ब्रांच नवरत्न उज्जवल जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ये भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी सर, आप लोग आए, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैम, should I end, sir?